नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका यूनिट नंबर 10th है। और उसमें हम आपको पढ़ाएंगे सेट मतलब समुच्चय, और उसके बारे में जानकारी देंगे, परिकल्पना, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कैसे क्या सीखना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो यूनिट नंबर है वो 10 है, और इसमें हम पढ़ेंगे समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियाँ, समुच्चय के प्रकार, और उसमें समुच्चय के प्रकार में सीमित, असीमित, एकल, रिक्त, और समुच्चयों का संघ, अंतर, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना। ये यूनिट 10 में इतने इसके पार्ट्स हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय की संकल्पना। तो समुच्चय को अंग्रेजी भाषा में सेट कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और अगर समुच्चय की बात करें तो अगर नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि लेडीज ज़्यादातर बोलती हैं मुझे चूड़ियों का ये सेट पसंद है, वो सेट पसंद है, और या फिर आप सेट को संग्रह कह सकते हैं। जैसे कोई बॉक्स हो गया, उसमें आपने पेन्स रखे हुए हैं तो पेन का सेट हो गया, समुच्चय हो गया। या आपकी लाइब्रेरी हो गई तो लाइब्रेरी किसका समुच्चय हो गया, बुक्स का हो गया, मतलब सेट हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको, आप देखिए कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो ये जो है, तो आप देख रहे हैं टोकरी है। टोकरी में क्या है, फल हैं, तो या सब्जी हैं, तो ये सब्जियों का समुच्चय हो गया। सब्जियां भले ही अलग अलग टाइप हैं, लेकिन कैटेगरी में किस में आ रही हैं, सब्जियों में आ रही हैं। और फिर अगर दूसरी बार देखें तो अगर इस पर ध्यान दीजिए तो ये देखिए, ये क्या है, स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें हैं, तो या गेम समुच्चय हो गया। ये ट्रांसपोर्टेशन का सारा हो गया, तो अगर यहाँ देखें तो ये ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, मतलब परिवहन निगम आ गया। ये बुक्स का आ गया, लाइब्रेरी हो गई। तो लाइब्रेरी में भले ही ये दूसरी बुक हो या दूसरी बुक हो, लेकिन है तो सारी बुक्स ही। तो इस तरह जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हो गए, तो कक्षा क्या हो गया, छात्रों का समूह हो गया, तो एक तरह से समुच्चय बन रहा है। तो इस तरह से हम समुच्चय की परिभाषा दे सकते हैं या अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आपको कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है, जैसे समूह का नाम, और इधर उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिंपल बात, अगर देखें प्रश्नावली, तो प्रश्नों का समूह, जैसे प्रश्न पत्र हो गया, तो क्या हो गया, एक सेट हो गया, किसका सेट हो गया, प्रश्नों का समुच्चय हो गया। सप्ताह किसका हो गया, दिनों का समूह। फूलमाला, फूलों का समूह। पुस्तकालय, पुस्तकों का समूह। क्रिकेट टीम, खिलाड़ियों का समूह। वर्ष, 12 महीनों का समूह। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कोई समुच्चय होता है, मतलब तो वहाँ पे जरूरी होता है कि वो क्या होता है, एक किसी चीज़ का समूह बन रहा हो, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, वो समूह शो करता है। तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, जैसे ये क्या हो गया, ये डिफरेंट कलर की टाइज हैं, तो ये टाइज का समूह हो गया। ये बर्तन्स का समूह हो गया, और ये आपका जो भी एक्सेसरीज है उनका समूह हो गया। ये क्या हो गया, मैथमेटिक्स के चिन्हों का समूह हो गया, और इसमें सब अलग अलग हो गए। तो ये क्या हो गया, बाल्टी, सेब, फल, खरगोश और जो कुछ भी है, तो क्या हो गया, ये डिफरेंट टाइप के अलग अलग समुच्चय हो गए। एकल समुच्चय, क्योंकि बाल्टी एक है, और सेब अलग हो गए, फूल अलग हो गए, रैबिट अलग हो गया, और ये बुक अलग हो गई। तो ये क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया। अब ये जियोमेट्री के जो भी प्रकार हैं और चांदा, ये सब जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये तो क्या हो गया, ये जियोमेट्री, ज्यामिति के जो भी टूल्स हैं उनका समुच्चय हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे आपको समुच्चय देखने को मिल जाएंगे। जैसे कॉलेज में जाते हैं, छात्रों का समूह हो गया। बड़ी बिल्डिंग है तो क्या हो गया, रूम का समूह हो गया। अगर किसी शॉप पे जाते हैं टीवी की, तो बहुत सारी टीवीज रखी हुई हैं, तो टीवी का समुच्चय हो गया। इस तरह से आप जहाँ भी कोई एक चीज़ का एक सेम टाइप का ग्रुप बनता है, वो क्या होता है, समुच्चय होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे प्रयास कीजिए, प्रदर्शनी के आकर्षक चित्रों का समूह, तो चित्रों का समूह हो गया, तो एक सेट बन रहा है आकर्षक चित्रों का समूह।
5 से 15 के मध्य की प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो ये जहाँ पे समूह दिखा गया है वहाँ पे आपका समुच्चय बन रहा है और उसको हम क्या बोलेंगे, सेट। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे फल हैं, ठीक है, तो फलों का समूह हो गया, एक समुच्चय बन गया। ये आम हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, तो क्या हो गया, फलों का समूह। अब इसमें फल अलग अलग हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं फ्रूट्स का जो समूह बन गया, ए बी ए एप्पल, गोवा, ऐसे देख सकते हैं। तो अगर समुच्चय की बात करें तो यहाँ पे देखिए, उन वस्तुओं को जिनसे समुच्चय बनता है उन्हें समुच्चय के अवयव या एलिमेंट्स या सदस्य मेंबर कहते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए, आम क्या है, इसमें है ना, इस गोल वाले में अगर देखें तो इसमें क्या है, आम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पे आम है, ये आम है, तो इसका मतलब आम जो है एलिमेंट है, मतलब किसका, इस ग्रुप का सदस्य है या अवयव है या मेंबर है, इस तरह से बोल सकते हैं। इस तरह अमरूद भी है, तो अमरूद भी क्या हुआ, एलिमेंट हुआ इसका, सेब भी इसका एलिमेंट हुआ और केला भी इसका एलिमेंट हुआ। ठीक, तो ये एलिमेंट या मेंबर का साइन है, तो इसको आपको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, अवयव है या समुच्चय का सदस्य या एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ, 4 शब्द बोलते हैं। एलिमेंट ऑफ, मेंबर ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं इससे। नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एलिमेंट जो उसमें नहीं है, अगर जैसे यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पे 4 फल दिए गए हैं और यहाँ पे हम कोई दूसरा फल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये अंगूर ले लीजिए, अंगूर ले लेते हैं और तो सिंपली सी बात है, आप देख रहे हैं क्या अंगूर इसमें है, किसी में अंगूर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर किसी इसकी तरफ देखें तो इसमें अंगूर नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, अंगूर जो है वो इस ग्रुप का सदस्य नहीं है या इस सेट का समुच्चय का सदस्य नहीं है, या अगर इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, ये इज नॉट ए मेंबर ऑफ ग्रुप ए बी जो भी है। तो इस तरह से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, या इज नॉट ए मेंबर ऑफ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका मेन साइन आपको समझना कि ये है कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये होगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू या इज नॉट ए मेंबर ऑफ या का सदस्य नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ खरबूजा एफ का सदस्य नहीं है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियाँ, समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले समुच्चयों को प्रायः ए बी सी पी क्यू आर आदि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रकट करते हैं। मतलब जो मेन समुच्चय होता है उसको बड़े अक्षर से प्रकट करते हैं तथा उसके अवयवों को छोटे अक्षरों ए बी सी डी एक्स वाई आदि से प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हमने ए ले लिया, ठीक, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 3 से 8 तक ले लिया, तो ये एक क्या बन गया, समुच्चय बन गया। अब अगर इसमें ऐसा पूछा जाता है कि एक क्या अवयव एक का सदस्य है, तो है, 2 है, 3 इज बिलोंग्स टू ए है, और 4 इज बिलोंग्स टू ए है। अगर यहाँ पे हमें 10 दिया जाता है, डज 10 बिलोंग्स टू ए, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 10 इसका ए का सदस्य नहीं है। तो इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 2 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से बड़ी होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, या 2 से जो बड़ी संख्याएं हैं उनको देखता है। तो ये देखिए बी में ये आ रहा है। इसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो हमने मान लिया कोई सी है, वो क्या है, समुच्चय है, और उसमें कौन से अंग्रेजी वर्णमाला है, ए ई आई ओ यू, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अब ए हमने मान लिया, उसमें 100 से छोटी, तो क्या करेंगे, जेड रेशियो जेड। इसका मतलब क्या होता है
कि जेड अगर हमने माना तो हमारा जेड क्या है, जेड। तो जेड से जेड तक मतलब एक इसका रेशियो डिक्रीजिंग आर्डर से लेके मतलब 100 से लेके जब तक 1 तक 0 तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो प्राकृतिक संख्या ही रहेगी। तो जैसे हमने जेड लिया 100 और जैसे यहाँ पे हमने 100 ले लिया, तो अगर एक यहाँ पे क्या कह रहा है, छोटी सभी प्राकृतिक संख्या हो, तो 100 से लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ तो 100 था ही, इधर जेड है ना, तो ये भी 100 हो गया, ये जेड ले लिया, ये भी जेड ले लिया। अब जेड से लेकर मतलब ये 100 बराबर हो गया, तो इससे लेकर छोटी जब तक हम 0 तक नहीं पहुँच जाएँ तो एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह से हम ऐसे लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है एशिया के सभी देशों की राजधानियों का समुच्चय, तो बी एशिया हो गया, एशिया के सभी राजधानियों का समुच्चय। तो एक्स में क्या हो जाएगा, जितने सभी देश हैं और उस देशों की सभी राजधानियाँ, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। भारत संख्या 4 के सभी अपवर्तियों का समुच्चय, सी वाई इक्वल टू वाई, मतलब जब तक 4 के सभी अपवर्त ना हो जाएं, 4, ठीक है। तो मतलब उस संख्या का उतनी बार ही जब कोई चीज़ लिखना होता है, जैसे 5 को हमें 5 बार लिखना है, फैक्टोरियल 5 हो गया, तो वहाँ पे रेशियो का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि समुच्चयों को निरूपित करने के लिए मंझले कोष्ठक के अंदर एक चर एक्स वाई जेड लिखकर उसकी व्याख्या कर दी गई है। अब एक्स वाई या जेड के बाद 2 बिंदु मतलब रेशियो या अनुपात, एक के नीचे दूसरा, जैसा कि ये देख रहे हैं, आपको पता है, ऐसा आपने अनुपात में पढ़ा होगा, लगा दिया गया है। एक्स रेशियो का अर्थ है एक्स इस प्रकार है कि 2 बिंदुओं की जगह पर एक बड़ी रेखा का कभी कभी प्रयोग किया जाता है, यहाँ एक्स डैश वाई डैश। अब मतलब इसका अगर एक्स रेशियो का इस प्रकार का है कि ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है तो जब तक उसके बराबर ना हो जाए कोई संख्या, मतलब जैसे हम देशों की बोलें तो अगर उसमें 5 देश आ रहे हैं तो हमें 5 देशों की राजधानियां लिखनी पड़ेंगी, जैसा कि दूसरे वाले में था। अब जो यहाँ पे देखते हैं, उपयुक्त को हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि समुच्चय को निरूपित करने की दूसरी विधि नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। तो ये जो विधि पे आप पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहाँ पे कोई ऐसा आता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सी विधि, समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि। अब समुच्चय प्रदर्शित करने की 2 विधियाँ हैं, एक तो सारणीय विधि या सूची विधि, दूसरा नियम विधि या निर्माण विधि। तो इसका तो आप फार्म मतलब थोड़ा सा देख चुके हैं, और सारणीय विधि या सूची विधि इसको देख लेते हैं, फिर इसके भी थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। उदाहरण, यदि ए भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों के नामों का समुच्चय है तो इसकी सारणी एवं विधि के नियम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब क्या है, प्रथम 5 तो हमने कोई ले लिया, ए में अगर हमने x लिया तो x इज रेशियो x हो जाएगा, क्योंकि प्रथम 5 है और प्रथम 5 में वही 5 होंगे, है ना, जो पहले होगा वही बाद में होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ए भारत के प्रथम 5 नामों समुच्चय, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती गुलजारी लाल नंदा और श्री मोरारजी देसाई। अब देखिए यहाँ पे 5 प्रधानमंत्री हो गए। अब अगर हम x यहाँ पे a लिखते हैं और x रेशियो x लिखते हैं, भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों में से एक है, तो x क्या है, यहाँ पे जो भी है, अगर हमने इसको x माना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या इसमें किसी को x माना है, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इसमें से एक जो कोई प्रधानमंत्री किसी से शुरुआत हो सकती है और किसी पे एंड हो सकता है। जैसे हमने इसको 1 मान लिया तो लास्ट में 5 ही आएगा। अगर इसको 1 माना, अगर इसको हम 1 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक। अगर इसको 1 मानते हैं तो 2 3 4 5 ये आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी को 1 मानकर ले सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे वो 5 आ ही जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि ये लिख दिया गया भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों में से एक है, अगर यहाँ पे लिखा होता भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्री हैं तो भी सही था, और इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसे नेक्स्ट देखते हैं। 24 यदि इससे छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है तो इसे सारणी एवं नियम विधि से लिखिए। तो अब सारणी विधि आई 24 s से छोटी, तो मतलब यहाँ पे 24 b बराबर 24 है, 24 से छोटी 2 3 5 7। अब क्योंकि 6 क्यों नहीं आएगा, 6 से ये कट रहा है, तो
कटने वाली संख्या यहाँ पे नहीं दी गई हैं। इस तरह से इसको लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है तथा 24 से छोटी है, इस तरह लिख दिया गया। उदाहरण बी वॉवेल्स वर्णन कीजिए। तो इसको अगर सार्डियन विधि में लिखना है तो ऐसे लिखना है, और अगर x में लिखना है तो x और रेशियो x किसका, स्वरों का समुच्चय। तो दोस्तों दोनों विधियों से आपको लगभग लिखना पता हो गया है। अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो समुच्चय की सदस्य संख्या इसको कैसे पता करते हैं, तो इसको देख लीजिए कार्डिनल नंबर। तो सबसे पहले निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या बताइए। जैसे ए है केला, आम, अमरूद। ठीक, तो समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई। अगर समुच्चयों की सदस्य संख्या 1 2 3 हुई ना, तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो इसमें समुच्चयों की सदस्य संख्या 3 हुई, इसमें 1 2 3 4 हुई। ठीक है, इसमें 3 2 5 हुई, और इसमें 1 2 मतलब 2 हो गई, और इसमें 0 मतलब 1 सदस्य संख्या है। तो अब देखिए इनको दोनों को तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको जो इसमें 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। जिसमें सिर्फ एक सदस्य होता है उसको एकल समुच्चय बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए अब कि जैसे ए में 3 सदस्य हैं, संक्षेप में इसे a = 3n द्वारा व्यक्त करते हैं। बी में 4 हैं तो इसको इस तरह व्यक्त करते हैं। सी में 3 है 1, तो इसी तरह 2 और 1। अब ये समुच्चय इसमें m सदस्य हो तो संकेतन की सदस्य संख्या n मतलब नंबर्स, s मतलब सेट, और m उसके मेंबर हो गए। कितने मेंबर हैं, मतलब यहाँ पे m क्या है, 4 है। ठीक है, ये समुच्चय है, n उसके नंबर ऑफ मेंबर बताता है, इसलिए n यूज होता है। तो जैसे a = 2 4 6 है, तो अगर इसको हमको लिखना है तो n ऐसे करेंगे, ब्रैकेट में a करेंगे, मतलब a में कितने मेंबर हैं, तो 3 मेंबर हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे समुच्चय जिनकी सदस्य संख्या समान हो परंतु अलग अलग हो तो उन्हें समतुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे ए में स्वरों का समुच्चय है लेकिन ये 5 हैं, और बी में क्या हुआ, x मतलब 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो इसमें भी सदस्य संख्या 1 से लेकर कितना आएगा, 5 आएगा। तो दोनों में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स तो 5 हैं, दोनों में, इसमें भी 5 थे और इसमें भी 5 हो जाएंगे। तो ऐसे समुच्चयों को हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। लेकिन समतुल्य मतलब एक दूसरे के समान, ना कि एक हैं। क्या कहा जा रहा है कि सदस्य संख्या समान हो परंतु सदस्य अलग अलग हो, मतलब इसके सदस्य अलग हैं, इसके सदस्य अलग हैं। तो ऐसे समुच्चय को समतुल्य समुच्चय कहते हैं। और उनकी सदस्य संख्या जो है वो समान होती है लेकिन सदस्य समान नहीं होते हैं। समतुल्य का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के लगभग समान हो सकते हैं लेकिन उनकी सदस्य संख्या जो है वो समान है और वो सदस्य एक दूसरे जैसे नहीं है। ठीक है, क्या समुच्चय ए और समुच्चय बी समतुल्य हैं और क्यों, तो हाँ है, क्योंकि इनकी सदस्य संख्या और इनकी सदस्य संख्या समान है। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दोनों सॉल्व हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को देखिए। अब इसमें कितने समुच्चय हैं और इसमें कितने हैं, 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 ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 हैं, और इसमें 4, इसमें 5, इसमें अनगिनत हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इंडिफिनिट समुच्चय, अनगिनत, अनंत समुच्चय ऐसे भी बोल सकते हैं, इंडिफिनिटिव समुच्चय बोल सकते हैं, अनंत समुच्चय बोल सकते हैं। इसमें कितने हैं, 2 4 6 8, तो इसमें 25 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें एक सदस्य तो इसको एकल समुच्चय बोलते हैं, इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं या इम्प्टी समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, इम्प्टी सेट। अब परिमित समुच्चय देखते हैं। तो जैसे ए में 1 2 3 4 5 अवयव हैं, लिख दिया गया। बी में 4 हैं, 4 लिख दिया गया। ठीक, तो परिमित का मतलब एक तरह से होता है सीमित, तो इसमें सब में क्या है, सब सीमित हो गए, तो सब एक लिमिट में है। तो इस तरह के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समुच्चय में 0 में कितने अवयव हैं, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। ठीक है, में अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है। में अवयवों की संख्या कितने हैं, तो 3 3 6 4 10 10 हो गया। इस तरह से जिन समुच्चयों के अवयवों की संख्या परिमित होती है वह परिमित मतलब सीमित या फाइनाइट समुच्चय कहलाते हैं, जैसे जिनको हम गिन सकें। ठीक है, वो परिमित समुच्चय हो गए। अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, असीमित समुच्चय। ठीक है, असीमित समुच्चय अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे a 1 2 3 4 5 6, अब उसके आगे कितनी संख्याएं हमको नहीं पता है, तो क्या हो गया, असीमित हो गया। जैसे 2 4 6 सम संख्याएं लेकिन कितनी है हमको नहीं पता, तो असीमित हो गया। इसी तरह इसमें हो गया असीमित समुच्चय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका परिभाषा देख लीजिए। जिन समुच्चयों के अवयवों की संख्या अनंत होती है वह समुच्चय
अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। ठीक है, एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो, जैसे ए वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्री कितने हैं वो निश्चित है, लेकिन अब यहाँ पे कहा गया प्रधानमंत्री का समुच्चय। ठीक, तो प्रधानमंत्रियों का नहीं लिखा हुआ है, तो भारत के प्रधानमंत्री तो एक ही होंगे ना, तो उनका समुच्चय तो एक होगा। किसी एक विद्यालय के प्रधानाचार्य का समुच्चय, प्रिंसिपल कितना, प्रधानाचार्य एक ही होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक समसंख्या का समुच्चय एक ही होगा। ठीक, तो इस तरह की संख्याओं को क्या कहा जाता है, जिनमें एक ही अवयव होता है, तो उनको, जिन समुच्चयों के अवयव की संख्या केवल एक होती है, वह समुच्चय एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट कहलाते हैं। रिक्त समुच्चय जिसमें कोई सदस्य ना हो। ठीक है, जैसे ए 2 से छोटी समप्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो 2 से छोटी कोई समप्राकृतिक संख्या है, कोई नहीं है। 1 से छोटी धनपूर्णांक संख्या का समुच्चय मतलब 0, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें रिक्त समुच्चय या नल सेट या इम्प्टी सेट या वाइड सेट कहते हैं। ऐसे समुच्चय को ब्रैकेट में, मतलब उस ब्लैंक ब्रैकेट होता है, खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता, या फाई चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण 99 से बड़ी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का इस प्रकार लिखिए। कोई मतलब 99 से बड़ी 2 अंकों की संख्या कोई है नहीं है, सिंपल सी बात। उसके बाद 100 आ जाता है जो भी 3 अंकों का है, तो खाली हो गया, तो ऐसा समुच्चय क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। उप समुच्चय क्या हुआ, अगर देखें सबसेट, तो जैसे यहाँ पे देखिए ए जो है वो क्या है, ABCD E है, इसमें 5 मेंबर हैं, तो ए मेंबर किसका है, जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का मेंबर है, और स्मॉल ए कैपिटल बी का भी मेंबर है, तो क्या है बी जो है वो इसका ए का उप समुच्चय है। इसी तरह सी भी उप समुच्चय है, डी भी उप समुच्चय है, जितने इसमें हैं फिलहाल सब उप समुच्चय हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये सारे मेंबर जो ए में मेंबर हैं, मतलब जितने सारे ए में मेंबर हैं वो उन्हीं मेंबर में से कोई ना कोई मेंबर इन चारों में है। देखिए ए भी इसमें है, AE दोनों इसमें हैं, और CDE ये भी इसमें है, BCD ये भी इसमें है, BCDE ये भी इसमें है। तो मतलब ये चारों जो बने हैं इसी ए को मिलकर बने हैं। तो जब कोई समुच्चय से मिलकर अदर मेंबर बनते हैं तो उसको उप समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मतलब एक कंपनी है, उसमें कंपनी में 5 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, और उन 5 प्रोडक्ट के किसी में 10 संख्या हो गई, किसी में 20 हो गई, किसी में अलग हो गई। 5 प्रोडक्ट को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। तो अगर हम BCDEF 5 अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, और इसमें प्रोडक्ट वो 5 बनते थे अलग अलग, वो भी ABCD हो गए। जैसे किसी में मतलब आइसक्रीम बन रही है, किसी में मतलब दाल बन रही है, किसी में आटा बन रहा है, किसी में चावल बन रहे हैं, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया, उसी कंपनी को जो अलग अलग सेट अलग अलग प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे। जैसे एक में हमने दे दिया कि 2 तरह की दाल बन रही है, तो ये ऐसे हो गया। तो इस तरह से आपको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। मतलब उसी चीज़ का अगर कुछ नया बन रहा है, नया नहीं मतलब उसी समुच्चय को अलग करते हैं, तो क्या हो जाता है, उप समुच्चय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे क्या बी का अवयव समुच्चय ए का भी अवयव है, तो हाँ है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, ये सारे अवयव हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। अब समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय और समुच्चय ए का समुच्चय बी का अधिसमुच्चय सुपरसेट कहलाता है। इस प्रकार समुच्चय बी समुच्चय सी समुच्चय बी उप समुच्चय और एस का अधिसमुच्चय है। ठीक है, यदि यहाँ पे देख लेते हैं, यदि समुच्चय बी के सभी अवयव ए के अवयव हैं तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाता है, जैसा कि मैंने बताया है। और उसे बी का उप समुच्चय मतलब सबसेट ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं, या डैश बी का उप समुच्चय डैश ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो पढ़ने की विधि हो गई। यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव है तो ऐसे समुच्चय ए समुच्चय बी द्वारा अधिसमुच्चय कहलाते हैं, और इसे ए का अधिसमुच्चय मतलब उसका अपोजिट बी द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसे ए अधिसमुच्चय बी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये तो पढ़ने के तरीके हो गए अलग अलग। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान हैं उन्हें समसमुच्चय कहलाते हैं। यदि ए और बी 2 समसमुच्चय हैं तो ए सबसेट
ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं दोनों को, ठीक है। सम समुच्चय के अवयवों को क्रम कुछ भी हो सकते हैं, मतलब सम समुच्चयों के अवयवों के क्रम कुछ भी हो सकते हैं, मतलब पलट सकते हैं। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना। समुच्चय फाई में कितने अवयव हैं? 0 है। समुच्चय 1 में कितने अवयव हैं? 1 है। समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2 हैं। समुच्चय 1, 2, 3 में कितने अवयव हैं? 3 हैं। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं समुच्चय ए के कुल कितने उप समुच्चय होंगे। यदि एन ए इक्वल टू 6 तो इसके 6 होंगे। यदि समुच्चय डी के कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 7 है तो एन इक्वल टू डी का क्या मान होगा। तो 2 की घात 7 का आपको मतलब पता है कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 को 7 बार, जितना होगा उससे क्या हो जाएगा, आप 2 की घात 7 निकालेंगे तो टोटल निकल आएगा कि उसके कितने समुच्चय होंगे। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 128। कितना आ जाएगा? 128। तो 128 समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बेन आरेख थोड़ा सा देख लीजिए। बेन आरेख द्वारा जो दिखाया जाता है समुच्चय, वो एक गोले के अंदर या कई गोलों को मिलाकर उसका अवयवों द्वारा दिखाया जाता है कि कौन सा गोला किस पार्ट में आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और आप भी ध्यान दीजिएगा। बेन आरेख द्वारा समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों के परस्पर संबंधों, समुच्चयों में होने वाली क्रियाओं को चित्रों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ यूलर ने सर्वप्रथम समुच्चयों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया। बाद में ब्रिटिश तर्कशास्त्री वेन ने 19वीं शताब्दी में इन्हें परिवर्तित करके वृत्त के रूप में प्रयोग किया। इसी से इन्हें यूलर आरेख या यूलर डायग्राम या वेन आरेख या डायग्राम बोलते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे हमने ए लिखा था और ए के सारे यहाँ पे देखिए, जैसे ए लिखा हमने और ए को हमने सबसेट कर दिया कितने, 1 और 2 और से 6 तक कर दिया, ठीक है। तो जो ये फॉर्मेट लिखा था उस फॉर्मेट को अगर हम इस फॉर्मेट में दिखा दें तो यही वेन डायग्राम हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे बी में कोई समुच्चय है तो कोई नहीं है, देखिए, तो ये क्या हो गया, एक रिक्त समुच्चय हो गया। और रिक्त समुच्चय को या शून्य सदस्यों की संख्या 0 हो गई, ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो इस तरह से अगर किसी समुच्चय को अगर आप उसको एक सर्किल में और उसके अवयवों को दिखा देते हैं तो वेन डायग्राम हो जाता है। हमें यहाँ पे इतना ही सीखना था। अब यहाँ पे सिंगल सदस्य हो गया, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं जो कि वेन डायग्राम था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं समुच्चयों की संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, माइनस करना, ये सब हमको सीखना है यहाँ पे। जिस प्रकार अंकगणित की संक्रियाओं में 2 संख्याओं के योग, अंतर, गुणा, भाग करने से एक अन्य संख्या प्राप्त होती है, उसी प्रकार 2 समुच्चयों के संग मतलब यूनियन, सर्वन्य मतलब इंटरसेक्शन, अंतर मतलब डिफरेंस, पूरक, कॉम्प्लीमेंट की संक्रियाएं लागू करने पर एक नया समुच्चय प्राप्त होता है। ये संक्रियाएं लगभग उसी प्रकार होती हैं जैसे जोड़ने, घटाने आदि की संक्रियाएं होती हैं। यहाँ केवल संघ सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं पर विचार किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, 2 समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। तो अब देखते हैं समुच्चय ए में क्या है, 1, 2, 3 है। समुच्चय बी में क्या है, 4, 5 है। तो अगर हम ए और बी को जोड़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 बन रहा है। इसी तरह अगर इसको जोड़ते हैं इन दोनों को, ए और बी को, तो 2, 4, 6, 8, 10 बन रहा है। इसी तरह अगर इसको जोड़ते हैं तो 1, 9, 10 बन रहा है। तो ये तो हो गया जोड़ना। अब इसको लिखते कैसे हैं वो आपको यहाँ पे है देखना। तो जैसे समुच्चय ए में 7, 8, 9 है और 15, 16 है। तो इसका जो समुच्चय 7, 8, 9, 15, 16 बन जाएगा वो एक नेक्स्ट समुच्चय बन जाएगा। जैसे ए और बी को हमने क्या ले लिया, समुच्चय सी ले लिया या डी ले लिया। जैसे पी और क्यू को ले लिया तो इसमें सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 समुच्चयों, यहाँ पे देख लीजिए, 2 समुच्चयों ए और बी के संघ समुच्चय से अभिप्राय एक ऐसे समुच्चय से है जो इन दोनों के सभी अवयवों से बनता है। इसे ये यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे ए संघ बी या ए यूनियन बी पढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है। संघ के लिए मतलब यूनियन
ये यूनियन का साइन है, ये शॉर्ट फॉर्म में यू है, ठीक है। चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब देखते हैं, अब इन दोनों में हम कॉमन को लिखेंगे इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन लिखेंगे सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, ठीक है। समुच्चय ए समुच्चय बी, अब देखिए 4 5 7 8 9 8 9 10 11, तो इसमें भी 8 9 कॉमन है, इसमें भी 8 9 कॉमन है, तो देखिए इंटरसेक्शन क्या हो गया, 8 और 9 हो गया। अगर इसको हमको लिखना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए और इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8 9, ठीक है। इस तरह हो गया। अब देखिए 1 3 5 7 9 11 13, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो कोई कॉमन है, कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक रिक्त समुच्चय हो गया। इसी तरह इन दोनों में देखें 2 8 कॉमन है, इन दोनों में एक ही कॉमन है, तो एक तो ये यूनियन बी आ गया, और एक ऐसा समुच्चय है सिंगल, इसमें सिंगल समुच्चय है, तो इसको क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। नेक्स्ट देख लेते हैं समुच्चयों की संक्रियाओं को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। अब देखिए यूनियन में जैसे दो संख्याएं किसी में कॉमन होती थी तो वो लिखते थे, ठीक है, तो उसको सिर्फ रेड पार्ट से दिखाएंगे, मतलब डार्क पार्ट से दिखाएंगे, और बाकी सबको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 6 7 8 9 10 11, 8 9 10 11 12, तो अब इसमें कौन से कॉमन है, 10 11 इसमें भी है, और 8 9 10 है, 8 9 10 है, 11 भी है, 12 नहीं है, और उसके पहले 7 6 नहीं है। तो इधर देखिए ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया। दूसरे वाले में क्या था, 12 नहीं था, तो यहाँ पे 12 लिख लिया और 2 डायग्राम बना लिए, और उसको एक ऐसे पार्ट से लिख दिया, और उसके बाद में जो बचा था आपका 8 9 10, ठीक है, और 8 9 10 11, उसको हमने इंटरसेक्शन वाले भाग में लिख दिया, तो वो इस पार्ट में आ जाएगा, और इसको ये ए यूनियन बी का वेन आरेख हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन देखना था, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना था, तो उसको भी हम इसी तरह दिखाएंगे। तो अगर इंटरसेक्शन व्यक्त करना है तो देखिए इस डॉटेड लाइन हमने क्या किया, हटा दिया, तो ये इंटरसेक्शन भाग हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन क्या बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो अगर एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन से समूह सुपरिभाषित हैं। किसी नगर के सभी सफल नागरिक का समुच्चय, तो सफल नागरिक का समुच्चय क्या होगा, वही x के रेशियो में। कक्षा 9 के एक विद्यार्थी द्वारा चयनित विषयों का समुच्चय फाइनाइट हो जाएगा, मतलब x रेशियो x वाला जो बताया था। 10 से कम सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय, वही x रेशियो x वाला हो जाएगा, क्योंकि जिसमें लिमिटेड होता है, जो चीज़ लिमिटेड होती है, सीमित, उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं, और उसमें सारी संख्याएं। किसी विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्रों का समूह, वो भी 25 50 100 जो भी होंगे फिक्स होंगे। भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का समुच्चय। तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करके पहले जैसे एग्जाम्पल बताया था वैसे कर सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित समूह में कौन सा समुच्चय, कक्षा 8 के लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय। अब कक्षा 8 के लंबे विद्यार्थी कितने हैं, एक सीमित समुच्चय होगा, ठीक है। तो जैसे लंबे विद्यार्थी 50 में से 10 विद्यार्थी सारे सबसे लंबे हैं, तो वो लंबे विद्यार्थियों का हो गया। एक घर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों का समूह सीमित समुच्चय हो गया, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समूह सीमित समुच्चय, उन सभी सब्जियों का समूह जो खाने में अच्छी लगती हैं। तो अब देखिए उन सभी सब्जियों का समूह, तो आपको अगर सभी सब्जियां जैसे आप खाते हैं, तो जैसे आपको 5 सब्जी पसंद है तो सीमित हो गया। और अगर देश में मतलब अलग अलग देशों की अलग अलग सब्जियां होती हैं, तो अगर सभी की बात करें, तो अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं, तो आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है, आप जब खाएंगे नहीं तो पता नहीं होगा। तो लिमिटेड जितना आपको पता है वहाँ की बात हो रही है, तो वहाँ पे जितनी आपको अच्छी लग रही है वो क्या हो जाएगा, सीमित समुच्चय। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1 है, तो सीमित हो गया, सीमित समुच्चय। निम्नलिखित समुच्चय के सदस्यों को बताइए। प्रत्येक समुच्चय के सदस्यों को मंझले कोष्ठक या अर्धविराम के पृथक करके लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह के दिनों, तो हमने जैसे सप्ताह को वीक से लिखते हैं, वीक लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद समुच्चय बना लिया, ये मंझला कोष्ठक हो गया। अब अगर आप संडे से स्टार्ट करते हैं तो संडे, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, ठीक, वेंसडे, थर्सडे,
फ्राइडे और सैटरडे। तो ये क्या हो गया, एक समुच्चय और ये सारणीयन विधि हो गई। इस तरह से हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। अगर इसको बेन आरेख द्वारा दिखाना है तो हम क्या करेंगे, W और एक सर्किल बना लेंगे और ये सारे अवयव इसमें लिख देंगे, तो ये वेन डायग्राम हो गया, ठीक। इसी तरह प्रथम 4 सम संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6 और 8, ठीक है। ये मंझला कोष्ठक हो गया और इसको आप किसी से भी लिख दीजिए, प्रथम 4 सम संख्याओं को ई से लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये और ये हो गया, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है वर्ष के प्रथम 3 अंग्रेजी महीनों का समुच्चय। तो यहाँ पे मतलब वर्ष की बात हो रही, ईयर की, तो वर्ष को इंग्लिश में ईयर बोलते हैं, इसलिए हम वाई ले रहे हैं। तो ईयर के 3 प्रथम महीनों क्या होता है, जनवरी आप पूरा लिख सकते हैं, फरवरी पूरा लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, और मार्च, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर मेंबर संख्या देखें तो 3 हो गई, यहाँ से भी पता चल रही, ठीक है। और ये मंझला कोष्ठक हो गया, ये कामा हो गया, और ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया, वाई समुच्चय है, उसके 3 मेंबर हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समुच्चय तो आप लिख ही सकते हैं 1 2 3 4 5। प्रथम 6 प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय, 6 कौन सी विषम संख्या हो गई, 1 हो गया, 1 3 5 7 11 ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों का वर्णन कीजिए। अब ये W है, इसमें कितने मेंबर हैं, ए, तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 मेंबर हो गए, ठीक है। इसमें कितने मेंबर हैं, 3 3 6, इसमें भी 6 मेंबर हो गए। और इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें 1 2 5, तो 1 3 5 है, तो इसमें 3 मेंबर हो गए, यही आपको लिखना है। इसमें कितने मेंबर है, 1 मेंबर है, और इसको कौन सा समुच्चय बोलते हैं, सिंगल समुच्चय बोलते हैं। इसमें कितने मेंबर है, 3 3 6, 6 मेंबर हो गए। अब ये PQRST निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो Q एलिमेंट है ए का, सही है। Q जो है एलिमेंट ए का है, सही तो है, बस बाकी जो है एलिमेंट ए के। इसमें क्या है, P एलिमेंट ए का नहीं है, तो ये गलत है। R एलिमेंट है ए का, तो R एलिमेंट है ए का, PQR, तो R तो है एलिमेंट, ये भी सही है। T एलिमेंट नहीं है ए का, तो ये गलत है, मतलब 2 सही हैं 2 गलत हैं। अब ये ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर का खागा, सी बराबर, ये सारे साइन है। तो निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति संकेत मतलब अवयव इज एलिमेंट ऑफ इज नॉट एलिमेंट ऑफ द्वारा जो भी उचित हो। 5 ए का अवयव है, सही है, क्योंकि 5 ए में है, तो यहाँ पे हम ऐसे साइन लगा देंगे ई का। गा ए का अवयव है, नहीं है, तो इज नॉट एलिमेंट ऑफ ऐसे साइन लगाएंगे। एक्स सी का अवयव है, एक्स सी का अवयव है, तो नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, इज नॉट एलिमेंट ऑफ, मतलब ऐसे करके ऐसे काट देंगे। भाग जो है वो बी में है, नहीं है, इसको भी क्या करेंगे, ऐसे इज नॉट अवयव ऑफ, मतलब इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। डिवीजन इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। भाग जो है वो समुच्चय बी का अवयव नहीं है। 9 जो है ए का अवयव है, नहीं है, क्योंकि उसमें 9 है ही नहीं, तो 9 एलिमेंट ए का है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर इसको हम काट देंगे तो इसका मतलब एलिमेंट नहीं है, तो इसमें 9 नहीं है, सिंपल सी बात। रा है जो बी में है, नहीं है, ठीक, तो इसको भी काट देंगे, ठीक है। प्लस जो है वो सी में है, हाँ है, तो इसको क्या करेंगे, ये ए का अवयव है, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी विधि से लिखिए। अब ए, तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, तो उसी तरह से ये होगा ए, तो यहाँ पे ए करना है जैसा, और उसके बाद मंझला ब्रैकेट लगाना है, और 1 से लेकर 20 तक के मध्य जितनी विषम संख्याएं हैं कामा लगा के लिख देना है, बस यही इसमें होना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पाँचों कर लीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित में समुच्चयों को सारणी विधि से लिखिए। दोस्तों जैसे यहाँ की बात हो रही है तो इसको सारणी विधि में लिखना है, तो जैसे आप ऐसे लिखेंगे P और बराबर और ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 सहित 4 धन और ऋण पूर्णांकों का समूह। आप ऐसे लिख सकते हैं 0 सहित 4 धन और ऋण पूर्णांकों का समूह, या आप ऐसे लिख सकते हैं -4 से +4 तक के
अंकों का समूह, पूर्ण अंकों का समूह। ठीक है, अब जैसे क्यू में आते हैं तो क्यू पे आप इक्वल टू करने के बाद आप ब्रैकेट में x इक्वल टू x लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे साल के 30 दिन वाले महीनों का समूह। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अप्रैल, मई, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, सारे जो 4 महीने हैं वो क्या 30 दिन वाले हैं। भारतवर्ष के सभी राज्यों का समूह एक तरह सीमित है, और इसको आप अगर सारणी विधि में लिखना है तो ये एक तरह से नियम विधि है, इसको सारणी विधि में लिखना है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग राज्यों को कर सकते हैं। ये सारणी विधि है, और इस सारणी विधि को अगर नियम विधि से लिखना है तो यहाँ पे लिखना होगा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह। यहाँ पे 1, 8, 27, 1 से लेकर 5 तक के सभी संख्याओं के घनमूलों का समूह। ठीक है, फॉलो शब्द के अक्षरों के समुच्चय को सारणीयन विधि से लिखिए, तो FOLPW ऐसे लिख दिया जाएगा। इलाहाबाद में मतलब एक लेटर को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात है। जैसे L 2 बार है तो रिपीट नहीं करेंगे, इलाहाबाद में L 2 बार है रिपीट नहीं करेंगे, A 2 बार है रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, A 3 बार है, सॉरी 1, 2, 3, 4 बार है तो A एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे इलाहाबाद, तो इलाहाबाद को अगर हम 1 से ले लेते हैं तो इक्वल टू करेंगे और इसके सारणी बनाएंगे, तो सबसे पहले A ले लेंगे। ठीक है, A के बाद क्या आता है देखेंगे, B आता है तो B ले लेंगे, और फिर D ले लेंगे, और ABD के बाद H ले लेंगे, और फिर L ले लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं सारणी विधि से। अगर नियम विधि से लिखना है तो इलाहाबाद के सभी अक्षरों का समूह ऐसे लिखेंगे, इलाहाबाद के सभी अक्षरों का समूह। इसी तरह जैसे इसमें है FOLLPW के सारणीयन विधि में लिखेंगे सभी अक्षरों का समूह, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज की यूनिट में इतना ही, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आज मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। और अगर दोस्तों आपको इसके क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बना दूंगा। अगर आप इजीली हल कर ले जा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं, नेक्स्ट यूनिट पे मिलते हैं। वैसे भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान दे लूँगा, और मैंने जितना बता दिया अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इस खासकर समुच्चय वाली यूनिट को लेकर जो भी इससे पूछा जा रहा है आप बता ले जाएंगे ईजिली। तो एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके तो उसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे उनको भी इस बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।